हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में, जिसका लिंक यहाँ पर आपको यहाँ आ रहा होगा, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से डील किया है। आज हम लोग थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी एक एल्जेब्रिक मेथड है और बहुत शॉर्ट मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं रखना पड़ेगा, उसका कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग डील करते हुए चले आ रहे हैं पिछले कई लेसन्स में, कि जो सिस्टम ऑफ हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, इसमें जनरली दो इक्वेशन होता है, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन है कि a1 और a2 का जो रेशियो है और b1 और b2 का जो रेशियो है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये बराबर नहीं होगा तो इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y का एक ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1, और y का भी एक फॉर्मूला है जिससे दिया जाएगा। ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। हम लोग इसको डेराइव करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डेराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दोनों इक्वेशन इसको मैं लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके पहले के जो लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा कि उसी को लागू करेंगे और x का कोएफिशिएंट को एक बार सेम बनाएंगे और दूसरे बार हम लोग y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। सेम बनाने का मतलब है जैसे यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे a1 से। ठीक है, जब हम इसको a1 और a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। ये क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 जो है, ये जो इक्वेशन 1 है, जब a2 से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2x प्लस a2b1y प्लस a2c1 इक्वल टू 0। और जब हम लोग इसको a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2, ये सेकेंड वाला इक्वेशन बन जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y, और a1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 c2 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, दोनों में y है तो y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा a2b1 माइनस a1b2। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस a2c1 माइनस a1c2, और उधर तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इस दोनों को माइनस किया गया यहाँ, इस दोनों को माइनस किया गया यहाँ, y दोनों में था इसलिए कॉमन। क्लियर है। इसके बाद y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो y की वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले तो इस वाले टर्म को उधर लेना होगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये a2c1 माइनस a1c2 जो है ये हो जाएगा माइनस a2c1 माइनस a1c2 बटा ये वाला जो मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में हो जाएगा a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू है। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, a1 c2 को इधर और माइनस a2 c1 को इधर। तो हम लोग वही करने वाले हैं, a1 c2 इधर, और ये माइनस वाला टर्म उधर चला गया, माइनस a2 c1। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। देखिए यही सेम फॉर्मूला वहां पर भी है, सेम फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1, क्योंकि ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव बनने के बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 बाय, यही फॉर्मूला वहां पर है। यहाँ पर आपको अपोजिट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए c1 a2 माइनस c2 a1 है, यहाँ पर क्या है a1 c2 माइनस a2 c1 है। इसी चीज का उल्टा वर्जन यहाँ पर है, क्योंकि नीचे भी उल्टा है, यहाँ पर नीचे है a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पर a1 b2 बाद में है ऐसा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से y निकल गया। अब सिमिलरली जैसे हम लोग ने इस दोनों इक्वेशन में a2 और a1 से मल्टीप्लाई करके x को एलिमिनेट किया है, y को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे, तो इस बार हम लोग y को एलिमिनेट करने के लिए, यहाँ b1 है तो b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, और यहाँ पर b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में।
जब हम इसको B2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा B2A1x प्लस B2B1y प्लस B2C1 इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ B1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला इक्वेशन B1A2x, फिर B1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? B1B2y प्लस B1 को C2 से करेंगे तो B1C2 बराबर 0। और अब जब हम इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये पार्ट इस बार कट जाएगा और ये इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या है? B2A1 माइनस B1A2 इज इक्वल टू नहीं, ये दोनों भी माइनस हो जाएगा तो B2C1 माइनस B1C2, उधर 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग x वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x टाइम्स B2A1 माइनस B1A2, ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस B2C1 माइनस B1C2। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद x का वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस से वहां मल्टीप्लाई कर देंगे या नीचे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आसान हो ऊपर ही कर देते हैं। B1C2 उधर हो जाएगा माइनस B2C1 और ये जो मल्टीप्लाई है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा B2A1 माइनस B1A2। देखिए सेम चीज यहाँ है, नीचे में B2A1 है, B2A1 माइनस A2B1 ऊपर में B1C2 माइनस B2C1 क्लियर है। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकल सकता है। तो ये तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन था, बट इसको एग्जाम में याद रखने के लिए इतना हम लोग कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन को हमेशा दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, वो तरीका हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले इस प्रूफ को आप समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद उसको याद रखने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको एक बहुत आसान ट्रिक हम यहाँ पर बता रहे हैं। ट्रिक नहीं है बेसिकली, ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका अगर आप लोग अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से इसको याद रखते हैं, तो आपको इतना क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बी कैब लिख लेना है। यहाँ फिर से BCAB, ठीक है। यहाँ पर आपको x लिखना है, यहाँ पर आपको y लिखना है और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। मतलब यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ y, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2। अब देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना आपको, x है x बटे यहाँ पर पहले इसको हम ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, इसको ऊपर अपवर्ड एरो देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। जितना भी डाउनवर्ड एरो है आसमान जमीन पर गिरा, B1C2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए B1C2, और जितना ऊपर वाला जा रहा है सबको माइनस कर देंगे इसमें, B2 इंटू C1। क्लियर है। फिर यहाँ बीच में देंगे इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ क्या है y, तो y बटे, फिर यहाँ क्या देंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे जितना भी, देखिए नीचे जितना भी जा रहा है सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और फिर ऊपर जो जा रहा है उसको उसमें क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। बस यही दिमाग में सेट रखना है। तो C1A2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर ऊपर जा रहा है तो माइनस C2A1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 1 बाय, फिर से ऊपर से नीचे आ रहा, पहले मल्टीप्लाई करिए A1B2 माइनस A2 को उसमें मल्टीप्लाई करिए A2। कितना इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। BCAB, इसको लोग बी कैप याद रखना है। ऊपर वाले में सब में 1 1 दे देना इंडेक्स, सब में यहाँ पर 2 2 2 2 दे देना है, और फिर कुछ नहीं करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए माइनस दिस, मल्टीप्लाई इस दोनों को करिए यहाँ लिखिए माइनस दिस, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए माइनस दिस। इसके ऊपर में 1, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ y है तो इसके ऊपर में y और इसके ऊपर में x। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये तीनों रेशियो तो बराबर है आपस में, तो ये पार्ट और इस पार्ट को यदि आप ले लीजिएगा, इस दोनों पार्ट को, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, उधर क्या है, उधर है नीचे में A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ नीचे में क्या है B1C2, ये उधर चला जाएगा B1C2 माइनस B2C1। यही तो फॉर्मूला है, देखिए मैच करिए इसको, सेम फॉर्मूला B1C2 माइनस B2C1, सेम फॉर्मूला। और y के लिए आप इतना सा को सॉल्व कर दीजिएगा तो ये उधर चला जाएगा, ये जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा
C1 A2 माइनस C2 हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं, यहाँ पर जो कंसेप्ट का हम लोग यूज किए वो ये है, जैसे x बटे a इज इक्वल टू वाई बटे बी इज इक्वल टू 1/c। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, दिस पार्ट को बराबर करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, x बटा a इज इक्वल टू 1/c लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर ये भी तो इसके बराबर है, तो y बटा b इज इक्वल टू 1/c। फिर b को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी आ जाएगा, हट जाएगा, यहाँ भी a को उधर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये आंसर आया कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेंगे कुछ एग्जांपल और सॉल्व करके देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, और एक दूसरा इसका सिस्टम में जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करिएगा, इस सिस्टम को सिस्टमेटिक वे से लिखिए, ये कांस्टेंट को इधर ले आइए, ओके। इसके बाद 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में 6 को इधर ले आइए माइनस। अब देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 c2। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो अभी हम लोग फॉर्मूला अपनाए थे वही करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला अपनाए थे, x लिख दिए थे, y लिख दिए थे और 1 लिख दिए थे, यहां से ऐसे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे b c a b b c a b, 1 1 1 1 2 2 2 ओके, बी कैप। अब देखिए b1 की जगह पर क्या है, सोचिए जरा सा, ये a1 है, तो a1 की जगह लिख देंगे मिटा करके 2, a2 की जगह क्या है 3, लिख देंगे 3, b1 की जगह क्या है 3, तो b1 की जगह 3, यहाँ भी b1 है, यहाँ भी 3, b2 की जगह क्या है -2, तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ओके। अब देखिए c1 की जगह क्या है -17, c2 की जगह -6, हो गया, सेटअप तैयार है। अब सॉल्व करना बहुत इजी है, तो हम लोग लिखेंगे वाले यहाँ से x बाय, इस दोनों को करिए मल्टीप्लाई, 3 - 6 में गुना होता है -18, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 और 2 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू y है तो y लिख देंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई, -17 को 3 से गुना करेंगे -51, फिर -6 इंटू 2 -12, और यहाँ पर माइनस पहले से है, आगे जाके प्लस होगा, इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पर इस दोनों को गुना, इस दोनों को गुना करेंगे -4 -3 इंटू 3, क्लियर है। देखिए x बटा, ये दोनों को ऐड करें क्योंकि नेगेटिव है, 8 4 12 का 2 -12, y बटा, ये -51 है और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 51 में 12 को माइनस कर देना है, तो 51 में पहले 10 माइनस की 41 और 2 गया 39 -9, ओके। और यहाँ पर दोनों माइनस में, तो 1 बाय -30, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको और इसको पहले इक्वेट कर देते हैं, तो आ जाएगा x बाय -52 इज इक्वल टू 1 बाय -13, ये आया, एंड इस दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा y बाय -39 इज इक्वल टू 1 बाय -39, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग वहां सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -52 इंटू 1, -52 बाय -13, कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर y बाय -39 था, तो -39 इंटू ये 1 है, दिस इज 1, -39 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -39 बाय -13, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बार में, तो y का वैल्यू 3, क्लियर है। तो इस तरह से x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 आ गया, हमारा ये सॉल्यूशन का सेट मिल गया। और एक और बात जो हमने यहाँ नहीं शो किया, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या बताए थे आपको, इस दोनों का जो रेशियो है 2 और 3 का रेशियो कितना है 2/3,
और इस दोनों b1 और b2 का रेशियो कितना है 3/-2। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन तो आना ही था। आ गया, x का मान 4, y का मान 3। पुट करके देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 9 17, 3 चौके 12 और यहाँ 3 को यहाँ पुट करिए 12 - 6 6। वेरीफाई, क्लियर है। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल को लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें ये इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको फिर ये बी कैप वाला चीज याद रखना है, एक्स वाई 1 लिख देना है, फिर b1 स्टार्ट करना है b c a b से, यहाँ भी वही लिखना है, यहाँ भी वही, बस इंडेक्स बदल देना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, ठीक है। और b2 a2 ये सब क्या है, तो ये यहाँ का इंडेक्स है। ये फर्स्ट इक्वेशन का ये वाला a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1, ये b2 होता है, सॉरी a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो अलजेब्रा के अंदर 3 टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो पार्ट बच रहा है लीनियर इक्वेशन में वो है सॉल्वेबिलिटी का, कि कोई लीनियर इक्वेशन को देख के हम कैसे बता सकेंगे कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत छोटा सा टेक्निक है जिसको भी हम आपको तुरंत बता देते हैं। तो उससे क्या होगा कि बिना ग्राफ बनाए आप इस चीज को जज कर सकते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज नो सॉल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत छोटा सा चीज है, उसको याद रखने में भी बहुत आसानी है। तो देखते हैं। तो देखिए, कंडीशंस फॉर solvability of a system of linear equation। तो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व होने का जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए। तो दो तरह का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट और दूसरे को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज देयर, इफ एट लीस्ट वन, चूंकि 2 वेरिएबल है तो वन सॉल्यूशन का मतलब x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू, तो हम लोग यहां सीधा लिख देते हैं इफ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और इफ नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर दो कंडीशन है, पहला यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा a आया तो इस a के पार्टिकुलर y का एक पार्टिकुलर b होगा, दैट्स इट। इनफाइनाइट का मतलब x का वैल्यू बहुत सारा होगा, बहुत सारा, y का भी वैल्यू इस पार्टिकुलर x के अकॉर्डिंग बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में तो एक ही केस होगा, नो सॉल्यूशन का। तो कैसे हम इक्वेशन को देख के जज कर पाएंगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं एक सिस्टम में। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा सिस्टम यदि है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, देखते हैं उसको। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो केस है वो ये है, a1 बाय a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 और b2 के रेशियो के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वैसे सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या केस है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो केस है वो है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब इसका दोनों का रेशियो बराबर इसका दोनों का रेशियो बराबर इसका दोनों का रेशियो, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें कि दिस ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो बराबर आ रहा है, तो वैसे सॉल्यूशन, वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब x का अनगिनत वैल्यू होगा, y का भी अनगिनत वैल्यू होगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का केस मतलब कब कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्व नहीं होगा, जब a1 by a2 b1 by b2 के तो बराबर होगा, मगर ये c1 by c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो अगर ये केस होगा तो उस तरह के केस में उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम का मतलब है ये दोनों इक्वेशन मिला के ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। किसका सिस्टम? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यही है। तो ये सॉल्वेबिलिटी का दो कंडीशन है, कंसिस्टेंसी के लिए ये दो बात है, इनकंसिस्टेंसी के लिए एक बात, ठीक है। मतलब जो सिस्टम सॉल्व नहीं हो सकता है तो ये कंडीशन होना चाहिए, जब सॉल्व होगा तो यदि यूनिक है तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पार्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिससे कि आपको बहुत अननोन वेरिएबल का फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाला था उसमें जज करना होता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, नो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो अब तक जो लीनियर इक्वेशन का ये चौथा वीडियो है, ये 4th वीडियो है, तो इस 4 वीडियो में जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था सब क्लियर हो चुका है। अब केवल बचा है तो वो है प्रॉब्लम वाला पार्ट, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसको भी धीरे धीरे करके हम लोग डील करेंगे। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये काफी है आपके लिए इस स्टैंडर्ड में। बस इस पर जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे जो आपकी कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है क्वेश्चन को बनाने की, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।